नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आज महत्वपूर्ण विषयों को प्रतिपादित करने वाली महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें 26 नवंबर संविधान दिवस, पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष मनाने और 25 से 26 नवंबर को केवड़िया में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होंगे और देश भर के पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र के 3 स्तंभों के संयोजन पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे कि विषय को प्रेस के समक्ष लोकसभा अध्यक्ष आज थोड़ी देर में रखने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस बार संविधान दिवस को नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के निर्वाह से जोड़ा गया है। हम समय समय पर मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं, परंतु मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में कई बार कोताही बरतते हैं। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें पहला यानी कि क संविधान पालन से जुड़ा हुआ है। आइए पहले मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ जो है एक फिलर आपके साथ हम साझा करते हैं।
जी हाँ, 11 मौलिक कर्तव्य जिसके बारे में हमने आपको बताया और हम आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में हम आपको लेकर चलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और उसके बारे में क्या कुछ कहने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता से। अमरेंद्र, किन बिंदुओं को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, अगर स्पष्ट किया जाए तो क्या कुछ है? प्रतिबिंब, इस साल गुजरात के केवड़िया जो है, गुजरात का जो केवड़िया है, 80वां जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है उसका गवाह बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सम्मेलन होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतंत्र को चलाने के लिए पूरे देश के पीठासीन अधिकारी एक जगह पे जुटते हैं और 2 दिनों तक लगातार गंभीर चर्चाएं होती हैं, मंथन होता है कि किस तरह से लोकतांत्रिक परंपरा में जो विधायिका है उसके कार्यों में बहुत स्पष्ट तरीके से जो प्रभावी कदम हो वो उठाए जाएं और उन मुद्दों को रख के उस पर चर्चा होती है, मंथन होता है और लोकसभा अध्यक्ष उस कार्यक्रम में जो है नेतृत्व करते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उनके नेतृत्व में जो है एक पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार जो ये 80वां आयोजन है ये गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जा रहा है। केवड़िया गुजरात का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। मैं आपको बता दूं कि केवड़िया में ही सरदार पटेल की जो बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो स्थापित है। तो इस बार बहुत बड़ा मंथन भारत के लौह पुरुष की जो स्टैचू है उसके नीचे होने जा रहा है। इस दौरान मैं आपको बता दूं जो कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसके बारे में थोड़ी देर में लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी पत्रकार वार्ता करने वाले हैं, पत्रकारों को संबोधित करके बताने वाले हैं कि क्या रूपरेखा होगी। लेकिन जो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस 2 दिन यानी कि 25 और 26 नवंबर को जो गुजरात का 2 दिन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक बहुत बड़ा मंथन का केंद्र होने वाला है। स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस कार्यक्रम में, इसके उद्घाटन सत्र में पहुंचने वाले हैं। 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और पूरे देश के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो विधानमंडल के जो यानी कि जो विधानसभा के और अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष जो विधानमंडल में आते हैं, उनके अध्यक्ष वहाँ पे रहने वाले हैं। पूरे देश के जो सेक्रेटरीज हैं, जो सचिव हैं विधानसभा विधान परिषद के, वो रहने वाले हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरीज हैं वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष स्वयं नेतृत्व करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअल रहने वाले हैं, वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं। इस तरह की सूचना है। पहले ये था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होने वाले थे, लेकिन जिस तरह की सूचना आ रही है ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल संबोधन होगा। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें आने वाली हैं और पूरे देश के जो पीठासीन अधिकारी है वो सम्मेलन में चर्चा करेंगे कि किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रभावी तरीके से विधायिका काम करे। इस बार की जो थीम है, मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो थीम है, विधायिका के साथ साथ जो आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस तरह से आदर्श समन्वय स्थापित हो, इस थीम पर चर्चा होगी। ये गुजरात में 2016 में भी एक पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और इस बार गुजरात के केवड़िया में हो रहा है। पिछली साल यही जो कार्यक्रम है वो उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था और उस कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था। उसमें भी 2 दिनों तक बहुत बड़े स्तर पर चर्चा हुई। उसमें कई अहम जो मुद्दे थे, जो दिक्कतें विधानसभा के संचालन के दौरान जो विधानसभा स्पीकर्स होते हैं या विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, उनके सामने किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, उस पर चिंतन हुआ। एक बड़ी समस्या जो पिछली बार देहरादून वाले कार्यक्रम में आई थी कि स्पीकर के जो राइट थे उसमें सबसे बड़ा जो स्पीकर को दिक्कत आती थी, जो माननीय सदस्य वेल में आकर अपनी बात को रखते थे और अनुशासनहीनता करते थे, उस पर मंथन हुआ, उस पर बहुत सारी बातें तय हुई। उसमें ये भी बात आई कि स्पीकर को इतना राइट होना चाहिए कि 1 हफ्ते तक के लिए उनको सस्पेंड किया जाए, उनको विधानसभा से बाहर रखा जाए कार्रवाई से। तो इस तरह की बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, अपने विषय पर किस तरह से प्रभावी
प्रभावी तरीके से कदम अपनी बात को रखना है विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में, इस बात पर मंथन हुआ। किस तरह से मान लीजिए कोई बिल प्रेजेंट होता है तो उसकी तैयारियों के लिए कितना समय दिया जाए एक माननीय सदस्य को, और उस सदस्य उन तैयारियों के साथ, पॉइंट्स के साथ विधानसभा में बात रखे। जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग प्रभावी तरीके से विधानसभा और विधानमंडल में अपनी बात रख सके, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात रख सके। इसके लिए उनको एक प्रॉपर तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए। बिल लाने से पहले उनको कम से कम 24 घंटे से 36 घंटे का एक समय मिलना चाहिए जिससे वो तैयारी कर सके। इस तरह से बहुत सारे पहलुओं पर चिंतन होने वाला है। और चूंकि इस बार ये जो है शताब्दी वर्ष है, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अवसर बहुत ही पावन है। 100 बरस हो रहे हैं। 1921 में पहला पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस तरीके से बहुत ही खास है इस बार का पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबिंब, जैसा आपने बताया कि 1921 में शिमला में सबसे पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और ये शताब्दी वर्ष के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। यानी कि 2020 और 2021 को हमने शताब्दी वर्ष के तौर पे मनाया है, और इस शताब्दी वर्ष में हमें 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और जिस तरह से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बाद जो एक मंथन होता है और जिसका निष्कर्ष निकलता है वो वहाँ की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में रिफ्लेक्ट होता है, नजर आता है। जो मंथन पूरे देश के लोग बैठ कर करते हैं कि किस तरह से सुचारू तौर पे विधायिका और विधानमंडलों का संचालन हो, किस तरह से स्पष्ट तरीके से प्रभावी कानून बने जो जनता के हित में कार्य कर सके, और किस तरह से माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखें, जनता के मुद्दों को उठाएं और उसके बाद सही तरीके से उनका अनुपालन निचले स्तर पे हो सके। तो इसका एक रिफ्लेक्ट भी नजर आता है। पहली बार मैं आपको बता दूं, चूंकि 26 नवंबर को एक संविधान दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी संविधान दिवस के दिवस पर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, और जो माननीय प्रतिनिधि हैं, जो पीठासीन अधिकारी पूरे देश के आ रहे हैं, उनको संविधान के प्रति एक संकल्प भी पढ़वाएंगे, संकल्प भी दोहराएंगे कि हमें अपने संविधान। लोकसभा अध्यक्ष, माननीय लोकसभा अध्यक्ष प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सत्र में जब कोविड का समय था, आज भी है, उस समय संसद का सत्र आप सबके सहयोग से, माननीय सदस्यों के सहयोग से, माननीय सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दल के नेताओं का बहुत सहयोग रहा, और एक कम समय के अंदर बड़ी उत्पादकता वाला सत्र रहा। उस सत्र के अंदर 25 विधेयक पारित हुए, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। उस समय भी आपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदन की कार्रवाई को जनता के सामने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे अन्य मीडिया के साधन हो, सामने रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस सत्र के बाद आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। इसलिए मीडिया के सभी लोग का जो सत्र में सहयोग रहा वो महत्वपूर्ण भी था और सकारात्मक भी रहा, क्योंकि ये संकट इस देश और पूरी दुनिया के अंदर है।
और इस कोरोना संकट के समय भी आप चाहे संसद का सत्र हो, चाहे सदन से बाहर हो, निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य और दायित्वों का ठीक से निर्वहन करते हैं। यही जिम्मेदारी विधायकों की भी है। और इस नाते 26 नवंबर को जो हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस संकल्प के साथ मनाया जाता है कि जिन महान विभूतियों ने इस संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह आज हमारे संपूर्ण देश के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। और इस संविधान को अंगीकार करे हुए 71 वर्ष हो गए। 71 वर्ष में हमने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, सत्ताओं के परिवर्तन भी देखे, लेकिन उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका रही तो संविधान की रही, जिसके कारण हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता चला गया। संविधान हमारे देश की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का एक जीवंत दस्तावेज है और इस दस्तावेज को बनाते समय उन महान नेताओं ने आम जनता को केंद्र बिंदु बनाकर, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण हो, इस संविधान को बनाया, जो आज भी विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान के कारण हम लगातार लोकतंत्र को और मजबूत करते जा रहे हैं। संविधान की मूल भावना एक ही थी कि किस तरीके से समाज के सभी वर्गों का, वंचित, अभाव में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो, एक समावेशी समाज का विकास हो। और ये हमने आज भी इस संविधान से पाया है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हम हमेशा संविधान के मूल्यों, संविधान के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष है। 1921 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की एक परंपरा शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार 80 वर्ष तक ये परंपरा रही। कुछ बीच के अंतराल में कुछ कारण से ये सम्मेलन नहीं हो पाए, लेकिन हम इसको शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्ष भूमिका, बहुपक्षीय संवाद, उनकी चर्चा को प्रोत्साहित कर विधायिका के कार्य को जनमानस की भावनाओं के अनुरूप दिशा दे सकें, इसके लिए समय समय पर इन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हम इन सम्मेलन के माध्यम से हम किस तरीके से हमारी लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत कर सकें, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा
अपनी अपनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनके नवचारों को भी हम विचार विमर्श करके मूल में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है, इस विषय पर इस पे चर्चा होती है। इस बार का संविधान दिवस 25 और 26 नवंबर को गुजरात की वो महान धरती जहां आजादी के आंदोलन के जनक रहे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी की धरती, और जिन्होंने इस देश की कई रियासतों को एकीकरण करने का काम किया, राष्ट्र को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस धरती पर हो रही है। केवड़िया का एक स्थान जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को संदेश देती है, उस धरती पर यह सम्मेलन हम आयोजित करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय हमने सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय रखा है, क्योंकि संविधान में तीनों का अलग अलग कार्यक्षेत्र है और तीनों, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि तीनों का भूमिका और कार्यक्षेत्र में किस तरीके से हम नए परिवर्तन के साथ लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। और इस सम्मेलन के अंदर हम विभिन्न सत्र आयोजित करेंगे। उन सत्रों के अंदर पीठासीन अधिकारी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, अनुभव साझा करेंगे, और जिस जिस विधानसभा विधान परिषद ने नवाचार किया है उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे, और किस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों संविधान के अंग परस्पर सहयोग, सामंजस्य को बेहतर सामान्य करके हम किस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, देश के आम जन को राहत देते हुए किस तरीके से नई भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका की सीधी जिम्मेदारी होती है कि हम प्रभावी तरीके से जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हुए किस तरीके से जवाबदेही के साथ हम काम कर सकें, ये हमारा दायित्व बनता है। इसके साथ साथ बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर विधानमंडलों में, संसद के अंदर किस तरीके से कार्रवाई सुचारू रूप से चले, हमारी उत्पादकता बढ़े, विचार विमर्श हो, तर्क वितर्क हो, पक्ष विपक्ष की भूमिका हमारे यहां पर हमेशा लोकतंत्र को जीवंत करती है। लेकिन सत्र, अधिकतम सत्र हो और सत्र प्रभावी हो, उत्पादकता हो, इसके लिए हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं, और इसको प्रभावी तरीके से हम किस तरीके से नए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं, और माननीय विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को, माननीय संसद सदस्यों को अधिकतम समय अवसर देकर जनता की भावनाओं का अभिव्यक्ति करने के इस मंदिर को
किस तरीके से सशक्त बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। पहला सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस सत्र का उद्घाटन होगा, क्योंकि महामहिम लोकसभा राज्यसभा के हमारे मुखिया होते हैं और लोकतंत्र के अंदर एक संरक्षक की भूमिका उनकी रहती है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करना हमारे लिए गौरवमयी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। वह भी हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी कार्य के राज्यसभा के सभापति भी हैं। इस नाते उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। 25 तारीख को ही राज्य के मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। मुझे पता है कि समय कोरोना संक्रमण का समय है, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर भी महामहिम राष्ट्रपति जी का आना, उपराष्ट्रपति जी का आना और सभी पीठासीन अधिकारियों का आना, ये दर्शाता है कि हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कितने मजबूत करना चाहते हैं, कितनी हमारी सहभागिता है। इसलिए सभी पीठासीन अधिकारियों ने इसमें से आने की सहमति दी है। कुछ पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य कारण से नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतम पीठासीन अधिकारी इसमें उपस्थित होंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, लोकसभा के सदन के नेता, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसके साथ ही 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने हम किस तरीके से हमारा संविधान और मजबूत हो, हम किस तरीके से हमारी विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं को किस तरीके से जवाबदेही बना सकें, और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के कई हिस्सों के अंदर संविधान की प्रस्तावना का भी संकल्प हम लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन समापन समारोह में मिलेगा। पिछले सम्मेलन के समय जब देहरादून में हमारा पीठासीन अधिकारियों का 79वां सम्मेलन हुआ था, जो उत्तराखंड की धरती देवभूमि पर हुआ था, उसमें हमने कई विषयों पर चर्चा की थी और उन विषयों पर चर्चा करते समय सारगर्भ तरीके से 3 विषयों पर हमने अलग अलग कमेटियों का गठन किया था। पहली समिति हमारी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी की अध्यक्षता में बनी थी, जिसके अंदर संविधान की 10वीं अनुसूची, उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, इस विषय पर समिति कार्रवाई कर रही है। दूसरा विषय हमारा था कि विधानमंडलों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए असम विधानसभा के अध्यक्ष गोस्वामी जी, एच.एन. गोस्वामी जी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा विषय था कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसमें किस तरीके से हम कुछ मापदंड बनाएं जिससे कि कार्रवाई
बिना गतिरोध पैदा हुए निर्बाध रूप से चल सके, उसके लिए हम सभी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जितनी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं, उनका एक सभी देश का एक मापदंड स्थापित हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इन कमेटियों की रिपोर्टों पर भी वहां पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि ये 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो मजबूत करेगा, सशक्त मजबूत करेगा, और उसके साथ हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही बना सकें, किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े, हमारे माननीय विधायक, सांसद का अधिकतम अवसर मिले और समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति तक के सामाजिक कल्याण का जो संविधान के अंदर है, उस संवैधानिक दायित्वों का पूरा करते हुए हम इसको और जवाबदेही कैसे बना सकें। इन भूमिकाओं के लिए भी व्यापक रूप से चर्चा विचार विमर्श होगा, और जब भी इस तरीके के सम्मेलन होते हैं तो उस सम्मेलन का परिणाम निकलता है। मुझे लगता है कि 2 दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति पर हमारा अंतिम प्रतिवेदन के साथ और इस संकल्प के साथ कि इस बदलती परिस्थितियों के अंदर हमारा किस तरीके से इन संस्थाओं का सामाजिक रूप से समाज के सभी तबकों का सर्वांगीण विकास होते हुए हमारे जनप्रतिनिधि सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, इसका एक संकल्प भी हम लेंगे। मुझे आशा है कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन निश्चित रूप से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक दिशा देगा। एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बीडी मार्ग पर 76 आवास निर्माण का भी लोकार्पण करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि सांसदों के आवासीय संबंधी समस्याओं को शय दूर करते जाएं, क्योंकि सांसदों के आवास नहीं होते, वो संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए उनके रहने का एक स्थान होता है। इसलिए समय समय पर हम आवश्यकताओं के अनुसार नए भवन का निर्माण करते हैं, और ये 76 आवास भी 27 महीनों में पूरे हुए। 188 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। हमने लागत से 30 करोड़ रुपया इसमें बचत किए, और इन तीनों भवनों का नाम हमने जीवनदायिनी, तीनों नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती के नाम रखें। इन आवासों को पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक बनाया, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके का
इसमें सहयोग किया, उनके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी आवास समिति के सिफारिश पर इन भवनों का निर्माण कराया। माननीय राष्ट्रपति जी पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से उपस्थित हों और राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वह स्वयं उपस्थित हों। मैं इस तरफ आपके राइट साइड, इधर आपके राइट लाइन है सर। ये इस कार्यक्रम जो है नवंबर के बिल्कुल आखिर में आप आयोजित होगा, तो ये और इसी दरमियान पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी शुरू होता है, तो क्या मान लिया जाए कि ये दफे विंटर सेशन की संभावना बहुत कम है? ये सबके आपके मन में सवाल है, और जहां तक इस सत्र का सवाल है, राजनीतिक मामलों की संबंधी कैबिनेट समिति सीसीपीए इसका फैसला करती है, और सीसीपीए फैसला करते समय सभी राजनीतिक दल के नेताओं से इस विषय पर चर्चा करेगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ये सबकी चिंता का विषय है, लेकिन इस पर सरकार फैसला करेगी और सीसीपीए की मीटिंग के अंदर इसका फैसला होगा। जब भी उस समय में उचित निर्णय होगा, निश्चित रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। ये केवड़िया बड़ौदा के पास केवड़िया के स्थान है, जहां शायद विश्व की सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इससे ऊंची प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है, और उसमें संपूर्ण देश के लोगों का योगदान रहा है विशेष रूप से, और उसमें कुछ न कुछ अष्टधातु की सभी जगह से अलग अलग राज्यों से देश के हर कोने से आकर उस प्रतिमा का निर्माण हुआ है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता अखंडता के प्रतीक हैं, इसलिए सम्मेलन में आयोजित करना तय किया है। सर, आपने ये नवाचार का जिक्र किया इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो अभी ये कोरोना का चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, सेशंस भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन सेशंस के लिए कोई डिस्कशन है क्या? ऑनलाइन वर्चुअल विश्वव्यापी कई सम्मेलन हुए हैं, लेकिन सभी पीठासीन अधिकारियों का मानना था कि इस परिस्थिति के अंदर भी हमें स्वयं उपस्थित होकर चर्चा संवाद करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए, और जो विधानसभाओं के उन्होंने इस कोविड के समय नवाचार किए हैं, काम किए हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया था, सब विधानसभा के अंदर कंट्रोल बनाए थे, और पूरा देश एक साथ किसी मान्य राजस्थान के विधानसभा के किसी हिस्से के अंदर किसी को काम पड़ा है, तो वह देश के चेन्नई के अंदर पड़ा है, तो वह वहाँ की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा जोड़ने का काम संसद के कंट्रोल रूम में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि संपूर्ण देश के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों की हमने उस समय कोविड के समय मदद की है, और आज भी हम जब कभी भी देश के हिस्से किसी भी हिस्से के अंदर यही हमारा तंत्र विकसित हो रहा है कि संपूर्ण देश एक साथ मिलकर, ये विधायिक संस्था भी, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं भी सामाजिक रूप से भी काम करे, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ, आप देख रहे थे लोकसभा अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और
महत्वपूर्ण विषयों को प्रतिपादित कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें संविधान के बारे में भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इस अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर, पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष मनाने और 25 से 26 नवंबर को केवड़िया में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्वयं लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले हैं। देश भर के पीठासीन अधिकारी रहेंगे और लोकतंत्र के 3 स्तंभों के संयोजन पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, प्रेरणा देंगे। बात करेंगे अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता से। अमरेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ने बताया और क्या कुछ हुआ है पिछले दिनों और क्या कुछ होने वाला है, उसका जिक्र भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रतिबिंब बड़ा आयोजन था। लोकसभा अध्यक्ष जी ने विस्तार से सारी बातें रखी और जहां पे लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस बात को कोट किया, मैं वहां से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। उन्होंने आखिरी में एक बात कही। उन्होंने कहा कि देहरादून में हमने 69वां जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था उस पर बहुत गहन मंथन किया, चिंतन किया और कई मसलों पे गंभीर चर्चा होने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले गए। और जो 80वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इस बार गुजरात के टूरिस्ट जो जगह है जहां पे लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वल्लभ भाई पटेल, उनकी बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है, स्टैचू है, उसके उनके सानिध्य में इस बार पीठासीन सम्मेलन का आयोजन होना है। तो जहां से 69वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को छोड़ा गया था, 80वें पीठासीन अधिकारी का आगाज भी वहीं से होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 3 कमेटियां पिछले 69वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में गठित की गई थी, जिसमें जो पहली कमेटी थी वो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के सानिध्य में तय की गई थी, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची और उसमें अध्यक्ष की भूमिका बहुत गहन तरीके से और बहुत गंभीर मंथन था ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी किस तरह की भूमिका हो, संविधान की 10वीं अनुसूची में उनकी भूमिका किस तरह से रखी जाए, उस पर गंभीर मंथन हुआ था। कमेटी बनाई गई थी और उसमें ये तथ्यपूर्ण तर्क दिए गए थे कि आने वाले जो सम्मेलन होगा, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, हम निष्कर्ष के साथ पहुंचेंगे। और जो 80वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है उसमें इस बात पर तर्कपूर्ण इस बार फिर से चिंतन होगा और ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस तरह से 10वीं अनुसूची में अध्यक्ष जी की भूमिका रहे, पहला। दूसरा जो कमेटी गठित हुई थी वो असम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे गोस्वामी जी, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। और 80वें में भी जो चर्चा होगी, जो सत्र होगा पीठासीन अधिकारियों का, उसमें उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इस पे चर्चा हो चुकी है कि किस तरह से सदन की कार्यवाही को सुचारू तौर पे चलाया जाए और वो कौन कौन से मापदंड रहें। जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की अध्यक्षता में लोकसभा की उत्पादकता जो है बहुत बेहतरीन तरीके से साबित हो रही है। हर जो सत्र है वो उत्पादकता की दृष्टि से काफी अहम साबित हो रहा है और पिछले जो लोकसभा का जो इतिहास है उसमें सर्वाधिक तौर पे उत्पादकता रही है, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे बिल की बात करें। तो वो कौन से मापदंड हो, इस पर गहन चिंतन होगा। और जिस तरह से पिछले पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी उसमें यह तय किया गया था और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी असम विधानसभा के स्पीकर को कि अगली बार जब हम बैठेंगे तो तर्कपूर्ण जो तरीके से हमने जो बात रखी और जो आगे जो निष्कर्ष होगा, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरह से विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के साथ साथ विधानमंडलों की कार्रवाई, मतलब विधानमंडलों में विधानसभा, विधान परिषद है, तो उनकी कार्रवाई भी सुचारू तौर पे चलती रहे और जो सिटिंग है वो प्रॉपर हो। ऐसा नहीं हो कि सिटिंग के नाम पे 10 सिटिंग और 20 सिटिंग हो, एक प्रॉपर 100 सिटिंग की बात रखी थी कि एक सत्र में कम से कम 70 से 80 या 100 के आसपास की सिटिंग हो और उसमें सारे वो बिजनेस हो, क्योंकि जनता ने उम्मीदों से माननीय सदस्यों को भेजा है। तो उस कमेटी का भी जो रिपोर्ट होगी वहां पे बात की जाएगी, उस पर तर्कपूर्ण तरीके से निष्कर्ष निकाला जाएगा। जी, और सबसे बड़ी बात हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन केवड़िया में 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने वाला है, लेकिन लोकसभा टीवी
23 तारीख से लगातार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपके साथ साझा करेगा। साथ ही साथ केवड़िया विश्व पटल पर एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में भी उभर रहा है और इस पर्यटन केंद्र से जुड़े हुए तमाम जो स्थान हैं उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएगा। आप लगातार देखते रहिए लोकसभा टीवी। फिलहाल अमरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और आप तैयारी कीजिए केवड़िया जाने की और केवड़िया से लगातार रिपोर्ट भेजें और दर्शकों के साथ साझा करें इस कार्यक्रम को और पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन को। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।